नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं आज आरिफ अजाकिया जी। इन सबको आप सब जानते हैं, जी हाँ, सारे नेशनलिस्ट तो जानते हैं। और जो लोग इनसे चिढ़ते हैं, लेफ्टिस्ट लिबरल भी इनको जानते ही हैं और ज्यादा ज्यादा इनके पीछे पड़े रहते हैं। और इनका इंट्रोडक्शन मैं अब आपको क्या दूं। इनके ट्विटर के प्रोफाइल पे पढ़िए कि 70 साल से पाकिस्तानी है और हजारों साल से ये इंडियन है। And he's a social activist and also a YouTube activist. Namaskar, Arif. And नमस्कार। Assalamu alaikum. And फॉर Assalamu फाइटिंग या alaikum. आरिफ जी, आप बताइए आप ये कैसे हैंडल कर रहे हैं? आप जो मतलब ऐसे लगता है एज इफ हाउ आर यू हैंडलिंग द होल थिंग? आपको यू नो पाकिस्तानीज मैं देखती हूँ आपको ट्विटर पे, आपको बहुत ट्रोल करते हैं, कुछ कुछ लिखते हैं। और यूके में भी आपकी कोई लाइफ आसान नहीं लगती मुझे कभी कभी, जो आप मैं देखती रहती हूँ। तो आप बताएं, आप इसके बारे में कुछ बताएं हमें। देखें, दो चीजें हैं। एक तो ये कि ये सोशल मीडिया को हैंडल करना इट्स रियली ए डिफिकल्ट थिंग। जी लेकिन मैंने जब नया नया फेसबुक और ट्विटर ज्वाइन किया था 2007 में, जी तो मैं शुरू में सोचता था, शुरू में सिर्फ फैमिली, दोस्त, पर्सनल दोस्त और यही सब कुछ लोग, 25-30 लोग। तो मैं अक्सर सोचता था कि जिन लोगों के 5,000 फ्रेंड्स हैं, ये पागल वागल तो नहीं है, ये कैसे हैंडल करते हैं इन चीजों को। जी लेकिन आज मैं इस सफर में पहुंच गया हूं कि मेरे पास 3 लाख से ज्यादा यूट्यूब पे हैं जी और 80,000 ट्विटर पे हैं। तो मेरा एक फेसबुक का जो अकाउंट जो पुराना था 2007 का, वो फेसबुक ने डिलीट कर दिया मेरी एक्टिविटीज की वजह से। आपको पता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे लिबरल्स और लेफ्ट का बहुत ज्यादा कब्जा है। तो मुझे मेरा अकाउंट को डिलीट कर दिया, वो भी 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। अब दूसरा जो मैंने फेसबुक का अकाउंट बनाया है आज से 2 साल पहले, उसमें भी कुछ हैं 1,000। तो एक तो ये हैंडल करना डिफिकल्ट है, लेकिन उस वक्त जो 5,000 हैंडल करना डिफिकल्ट लगता था, तो आज मेरा ख्याल है मेरे पास व्हाट्सएप पे खाली 2-2,500 लोग हैं। ओ तो गॉड। आई एम मैनेजिंग। सबको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन कम से कम ये है कि ईमेल्स हैं, फेसबुक के मैसेंजर है और व्हाट्सएप, ये सब मैं रेगुलरली चेक करता हूँ। जी अब आ जाते हैं कि लाइफ कैसे चलती है। तो देखें, ये एक डिफिकल्ट काम है, ठीक है ना। इसमें आपको सर पे कफन बांध के चलना है। आप एक टेररिस्ट कंट्री के साथ वाबस्ता हैं, एक टेररिस्ट आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी लेके चलने वाले लोगों से मुकाबला करते हैं। जब जब आप इनके सामने सच रखते हैं, तो इन लोगों को सच नहीं पसंद। और मैं तो एक मासूम सा सीधा सा बंदा हूं, जो मैं अपनी स्टडी सामने रखता हूं कि भाई साहब मेरी समझ में ये चीजें आई हैं। अब अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे साबित करें, और अगर साबित कर देंगे तो मैं अपना हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि हाँ जी मैं गलत था। जी लेकिन आप बताएं तो वो कहते हैं नहीं जी तुम तो काफिर हो, तुम तो इंडियन एजेंट हो, तुम तो भारत के और हिंदुओं की गुलामी कर रहे हो। अरे जो लॉजिक मैं रख रहा हूँ आपके सामने, अब जैसे एक मामूली सी मिसाल है कि मुझे कहते हैं कि तुम कहते हो कि इस्लाम ने औरतों को राइट्स नहीं दिए। जी मैं कहता हूं कि इस्लाम ने औरतों को राइट्स नहीं दिए। मुसलमान ये कहता है कि इस्लाम ने औरतों को सबसे ज्यादा राइट्स दिए हैं, माँ जी के कदमों के तले जन्नत रखी है। तो मैं अपना लॉजिक, अपनी स्टडी सामने रखता हूं कि वो माँ के कदमों में जन्नत है जिसको उसका शौहर सारी जिंदगी पीटता रहता है, जिसको गुलाम बना के रखा है। फिर जी ये होता है कि शौहर मर जाए, भाई ना हो, बाप ना हो, तो चौथा महरम रिश्ता रह जाता है बेटा। वो बेटा जिसके लिए इसकी कदमों में जन्नत है, लेकिन वो औरत अपने बेटे की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि महरम की इजाजत के बगैर इस्लाम कहता है औरत बाहर नहीं निकल सकती। आपने उसको एक टेंट के नीचे बंद करके रखा होता है। वो आपकी मर्जी के बगैर अपने बेटे की या भाई की या शौहर की या बाप की मर्जी के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। आपने विरासत में उसका हिस्सा आधा रख दिया है, आपने गवाही उसकी आधी रखी है, आपने ऑर्डर दिया है, इस्लाम ऑर्डर देता है कि एक औरत जिसको बच्चा होने वाला हो, अरबों में जब बच्चा होने वाला होता था तो उसको ऊंटनी पे बिठाया जाता था। तो एक औरत वो ऊंटनी पे बैठी हो और उसके शौहर को सेक्सुअल विश हो, तो वो बच्चा पैदा करते वक्त भी पहले उठ के आए, शौहर की ख्वाहिश पूरी करे।
फिर आप कहते हो हमने औरतों को हकूक दिए हैं, तो मैं ऐसी बातें करता हूँ, ये मेरे दुश्मन हो जाते हैं, धमकियां आती हैं, डराते हैं। अब फिर मैं बैठ के सोचता हूँ कि अगर मैं सऊदी अरब में होता, मैं पाकिस्तान में होता, तो मुझे मार देते। लेकिन मैं एक आजाद मुल्क में रह रहा हूँ, कम से कम मैं बोल तो सकता हूँ। अगर मैं भी डर गया तो फिर आवाज कौन उठाएगा, फिर तब्दीली कैसे आएगी? तो पर हम तो आपको सिर्फ आवाज उठा। आपको पाकिस्तान से सपोर्ट मिलती है थोड़ी बहुत? वहां के लोग हैं ऐसे जो आप बोलते हैं कि आप सही कह रहे हो? अंदर खाने तो कहते हैं काफी लोग, लेकिन ओपनली कोई नहीं आता। इवन मेरी पोस्ट को भी लाइक नहीं करते, कि वो कहते हैं कि यार हम पोस्ट लाइक करेंगे, शाम को यहाँ पे कोई मुल्ला खड़ा होगा या कोई आर्मी का बंदा खड़ा होगा, हम गायब हो जाएंगे। तो हमें यहाँ रहना है भाई, तो इसलिए अंदर खाने सपोर्ट करते हैं खामोशी से। कभी प्राइवेटली कोई बात हो जाए तो वो भी कम है, बहुत कम है। क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान का 22 करोड़ मुसलमान जो है वो मदरसे से पढ़ के आगे बढ़ता है। उसामा बिन लादेन पावे इंजीनियर बन गया, लेकिन इसकी बेस तो मदरसे की थी ना। जी। तो फिर वो बेस नहीं खत्म होती। आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था कि सीरिया में एक इंजीनियर है जो कि बॉम्ब बनाता है सीरिया के आईएसआईएस के लिए। पता चला वो आपके भारत के केरला का एक स्टूडेंट था, और वो मतलब इंजीनियर है, बॉम्ब बना सकता है, लेकिन टेररिज्म कर रहा है। तो आप मदरसे से पढ़ने के बाद आप किसी काबिल नहीं रहते, चाहे आप पीएचडी कर लें। जी। ये इमरान खान का बताइए। इमरान खान के साथ हुआ कि उन्होंने तो बहुत कोशिश करी टू रिटेन हिज सीट एंड कि वो रखें अपने पास, और मतलब कभी ऐसे हुआ नहीं, मैंने किसी और मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इतना नहीं देखा कि वो इतना ज्यादा मतलब फाइट कर पाए, पर वो एंड तक करते रहे। व्हाट वाज दिस होल ड्रामा अबाउट दिस होल इमरान खान? देखिए, इमरान खान आया तो आर्मी की गोद में बैठ के है। जी। आईएसआई के डीजी फैज हमीद और करंट आर्मी चीफ जनरल बाजवा इसको लेके आए थे। जनरल बाजवा इसको इस कंडीशन पे लाए थे कि नवंबर 2018 में, नवंबर 2019 में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ड्यू थी, 3 साल की। उनकी रिटायरमेंट थी, तो रिटायरमेंट के बाद वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। तो इमरान खान ने इलेक्शन से पहले प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मुझे लाओगे तो मैं एक्सटेंशन दे दूंगा। एक्सटेंशन तो इसने दे दी, लेकिन फिर अगली एक्सटेंशन जो कि नवंबर 2022 इस साल है, उससे पहले इमरान खान चाहता था कि जनरल फैज हमीद को वो आर्मी चीफ बनाए और बाजवा को एक्सटेंशन ना दे। इस पे बाजवा, जाहिर है इतनी बड़ी आर्मी चलाता था, उसको खबर मिल गई, तो बाजवा और इमरान खान के दरमियान डिफरेंसेस पैदा हुए। ओके। तो इसने, हाँ बिल्कुल, और इसने अभी परसों अपने एक पॉडकास्ट में कहा है कि नवाज शरीफ मुझे हटाने की साजिश जुलाई से कर रहा था, लास्ट ईयर जुलाई से। तो इसलिए मैं चाहता था कि आईएसआई का डीजी जनरल फैज हमीद हो, क्योंकि वो मेरी आंखें और कान हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आईएसआई तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि पाकिस्तान के मफादात आउट ऑफ कंट्री देखने के लिए, जैसे भारत में रॉ है, इंटरनल मामलात के लिए आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो तुम आईएसआई के चीफ को नवाज शरीफ को काउंटर करने के लिए कर रहे हो, इसका मतलब ये पॉइंट साबित होता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आईएसआई गंदा रोल अदा करती है। करते हैं। दूसरा, बाजवा ने आईएसआई के डीजी जनरल फैज हमीद का ट्रांसफर कर दिया, उसको आईएसआई से हटा के कोर कमांडर पिशावर लगा दिया, ताकि वो इतनी पावरफुल एजेंसी का होगा तो वो इमरान खान के जरिए फौज में कू करा सकता है। और अपने बंदे जनरल नदीम अंजुम को आईएसआई का डीजी बना दिया। तो इमरान खान ने कहा कि यहाँ से हमारे इख्तलाफात शुरू हुए। दूसरा, इमरान खान ने कल ये कहा है एक स्पीच में, एबटाबाद में स्पीच करते हुए, कि नवाब सिराजुद्दौला जब बंगाल के बादशाह थे, राजा थे, नवाब थे, तो उनकी आर्मी का चीफ था मीर जाफर, और मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की तो बंगाल अंग्रेज के हाथ में चला गया। मेरे साथ भी यही हुआ है। यानी वो डायरेक्टली बाजवा को टारगेट कर रहा है कि बाजवा वाज पाकिस्तान आर्मी चीफ एंड बाजवा हैज जॉइंड हैंड्स विद नवाज शरीफ, या But isn't his वो life in danger? ऐसे उनकी मतलब पाकिस्तान में तो मतलब इतनी बड़ी चीज है नहीं, अगर उनकी लाइफ डेंजर में, अगर वो इतना इतना उसने रिबेलियस हो रहे हैं।
पंजाबी की लाइफ डेंजर में ऐसी चीजों पे नहीं आती। पाकिस्तान में आफ्टर ऑल इमरान खान ठीक है कहता है कि मैं पख्तून हूँ, इसकी माँ पंजाबी है, और ये ज्यादातर पंजाबियों में रहा है, ये शुरू से लाहौर में रहा है, और पंजाबी है ये बेसिकली, इसके अंदर जो नस्ल है ना वो पंजाबी है। तो पंजाबियों को पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी चढ़ा दी क्योंकि वो सिंधी था, और नवाब खैर बख्श मरी बलोच, बुक्की साहब बलोच, उनको मार दिया, जेलों में रखा। लेकिन नवाज शरीफ ने जब गद्दारी की थी पाकिस्तान से, वो मुशर्रफ को हटाया था, और मुशर्रफ का प्लेन हवा आसमान में था, जब इसने मुशर्रफ को सैक करके जनरल जिया भट्ट को आर्मी चीफ बनाया था, तो मुशर्रफ ने प्लेन में से ऑर्डर किया था अपने वफादार जनरलों को कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करो और मार्शल लॉ ले आओ। लेकिन नवाज शरीफ को उसने फांसी नहीं दे सका। क्यों? और इसलिए कि पंजाबी है। तो पंजाबी का क्या कनेक्शन है फांसी ना देने? प्रिविलेज। नवाज शरीफ के ऊपर केस बना के इसने वो हवाई जहाज जिसका पेट्रोल खत्म हो रहा था उसको पाकिस्तान में उतरने की इजाजत नहीं दी, तो इसने 112 पैसेंजर जो प्लेन में थे उनकी जान खतरे में डाली। केस चल रहा था, ऐसे में पंजाबियों ने सऊदी अरब को बीच में लेके आए। फिर सऊदी बादशाह ने रिक्वेस्ट की मुशर्रफ से कि आप नवाज शरीफ को छोड़ दें। फिर एग्रीमेंट साइन किया नवाज शरीफ ने कि मैं 10 साल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं और शहबाज शरीफ 10 साल हिस्सा नहीं लेंगे। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए, 10 साल वहां रहे। तो इस तरह पंजाबी को इन्होंने नहीं पकड़ा। हालांकि नवाज शरीफ ने भी आर्मी के खिलाफ ही काम किया था और उस वक्त के आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश की थी। इसी तरह इमरान खान कुछ भी कर ले, इसके साथ आधी आर्मी आज भी है, क्योंकि जनरल फैज हमीद इसके साथ है। ये किसी बेस पे तो कर रहा है ना ये। दूसरा इसको ये है कि पब्लिक मेरे साथ है। पब्लिक नहीं है। देखें, एक मुल्क में फसाद करने के लिए अगर लाख आदमियों के सामने आप 1000 फसादी खड़ी कर देना तो वो भारी पड़ते हैं, क्योंकि आम आदमी शरीफ होता है, शहरी शरीफ होता है। अब एक मिसाल ले लें कि दिल्ली राइट्स हुए थे, जो दिल्ली राइट्स में, दिल्ली 2 करोड़ का शहर है, उसमें अगर 2000 आदमी खड़े होकर राइट्स कर रहे थे तो लग ये रहा था कि सारे दिल्ली वाले वो कर रहे हैं, हालांकि 2 करोड़ के शहर में 2000 थे, और उसमें भी कोई नोएडा से आया था, कोई कहाँ से आया था, सब अलग अलग जगहों से आए थे। तो इसी तरह पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। अगर ये जलसे में 5-10 हजार 20,000 आदमी जमा कर लेता है तो इसको ये है कि मैं पब्लिक मेरे साथ है। इमरान खान कर तो रहा है एक ऐसा काम जिसपे मुझे बहुत खुशी है, इसलिए कि एक्सपोज कर रहा है आर्मी को। जितना इसने आर्मी को नुकसान पहुंचाया है, कल एक पाकिस्तान के एक इंटेलेक्चुअल एक टीवी पे कह रहे थे कि जितना नुकसान आर्मी को इमरान खान पहुंचा रहा है इतना तो भारत ने 75 साल में नहीं पहुंचाया, क्योंकि बिल्कुल नंगा करके रख दिया है। पर इससे फर्क क्या पड़े? पर स्टिल योर आर्मी इज मोर पावरफुल देन द पॉलिटिशियन, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? हमारे लिए तो फर्क पड़ेगा ना कि एक तो इंटरनेशनली चीजें तो रिकॉग्नाइज हो रही हैं, दूसरा ये है कि आर्मी के 2 ग्रुप आपस में तो एक दूसरे के खिलाफ हैं, तीसरा ये है कि पंजाब से पहली बार एंटी आर्मी सेंटीमेंट तो आया है सामने। आम सिविलियन आर्मी के गालियां दे रहा है सोशल मीडिया पे। उधर देखें जगह जगह वॉल चौकिंग की है, बाजवा कुत्ता हाय हाय और बाजवा गद्दा और ये सब चीज, ये वॉल चौकिंग हो रही है। एक तो ये फायदा हुआ, दूसरा ये हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी 4 तरफ से लड़ रही है। एक तरफ तालिबान की तरफ से एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। आज ही पाकिस्तान की एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें इसने बताया कि फरवरी के मुकाबले में मार्च में पाकिस्तान में टेररिज्म के डबल वाकयात हुए हैं। फरवरी में 38 वाकयात हुए थे, मार्च में 74 वाकयात हुए हैं। तो और उसमें 90% वाकयात केपी के प्रोविंस जो अफगानिस्तान के साथ लगता है। तो टीटीपी जो है अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान में टेररिज्म कर रही है, जिसके जवाब में 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बार्डमेंट की अफगानिस्तान के अंदर जाके। अब क्या है कि एक तरफ पाकिस्तान उधर पख्तूनों से लड़ रहा है, दूसरी तरफ बलोचिस्तान में बहुत तेजी आ गई है मिलिटेंसी में, और अभी नौशकी और पंजगौर में
बलोच कर्मचारियों ने आर्मी के एफसी हेडक्वार्टर के अंदर घुस के 100 से ज्यादा फौजियों को मार दिया था। फिर कराची यूनिवर्सिटी पे चाइनीज उसके ऊपर एक बलोच लेडी ने सुसाइड बॉम्बिंग की थी, अभी लास्ट वीक की जी बात है। जी जी। बलोच मूवमेंट में भी तेजी आई है। सिंध में रोज मुख्तलिफ जगहों पे रेलवे की लाइनें उखाड़ी जा रही हैं और सिंध में भी मामला गर्म है। पीओके गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा प्रोटेस्ट रोज की बुनियाद पर हो रहे हैं। मीडिया एम्बार्गो है पाकिस्तान में, मीडिया को इजाजत नहीं कि बलोचिस्तान की, केपीके की और पीओके गिलगित बल्तिस्तान की खबरें लगाओ। तो एक तो आर्मी इन चारों तरफ से घिरी हुई है, इसके अलावा पंजाब में और बाकी पाकिस्तान में सिविलियन इनके खिलाफ हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं, तो अच्छा तो हो रहा है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि इंडिया के जो ये जो लेफ्टिस्ट लिबरल हैं और हमारे कई एक जर्नलिस्ट हैं जो एक पर्टिकुलर धर्म को रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ये इतना क्या रिश्ता है इनका, क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है जो इनका पाकिस्तान के साथ है? मतलब जो इमरान खान बोलता है, यहाँ पे हमने अपने पॉलिटिशियंस को भी वही भाषा बोलते देखा है, वही डायलॉग, ये क्या कनेक्शन क्या है ये? व्हाट इज इट लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन इट? देखें, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, सिक्युलर्स, लिबरल्स, ये सब है ना, मैं साबित तो नहीं कर सकता ना, सबूत होता तो अभी तक वो सब जेलों में होते, भारत की सरकार ने उनको जी। जेलों में डालते हो, तो साबित नहीं, नहीं जैसे कर सकता। हाफिज सईद भी मैं सुन रही थी, बरखा दत्त को बरखा बहन और ये सब बोलते हैं, और मतलब वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कनेक्शन, और इतने और सारे पाकिस्तान के लोग बॉलीवुड एक्टर्स के साथ इतने इन्वॉल्व हैं इन स्पाइट ऑफ इंडियंस हैविंग नॉट, मतलब नॉट वेरी गुड फीलिंग्स फॉर पाकिस्तान, तो बॉलीवुड भी बहुत, ये क्या है नेक्सस, क्या है ये? देखें, ये फॉरेन फंडेड है। आप मुझे एक मामूली मिसाल दें कि राना अयूब है, आपने इसका लाइफ स्टाइल देखा है? जी फर्स्ट क्लास ट्रेनों में सफर करती है, 5 स्टार होटलों में रहती है अमेरिका यूरोप में। यहाँ पे भारत में इसका लाइफ स्टाइल देखें, ये किसी अमीर खानदान की लड़की नहीं है, ये नहीं। किसी टीवी की एंकर नहीं है। ये क्या करती है जो इसके पास इतना पैसा है? कुछ भी नहीं करती, बैठ के 4 ट्वीटें मारती है, 4 ऐसी खबरें लगाती है आग लगाने वाली। यही चीज आप अरफा खानम शेरवानी का बताएं। आप एक मिसाल ले लें, बरखा है, बरखा कम से कम पिछले 25 साल से एक मीडिया एंकर रही है, इसका अपना यूट्यूब चैनल है जिससे वो लाखों कमा रही है। राजदीप सरदेसाई एक मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर है, इनके पास पैसा होना समझ में आता है। राजदीप की बीवी भी एंकर है। अरफा खानम शेरवानी अभी पेरिस से वो वेकेशन मना के आई है, फिर अमेरिका गई थी, अटलांटा, अटलांटा से फोटो लगा रही है। फर्स्ट क्लास में फैमिली के साथ सफर करना, भाई हम भी सफर करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से सबसे सस्ता वाला टिकट देख के, जी बिल्कुल सस्ता वाला जिसकी आप कैंसलेशन के भी अलग चार्जेस होंगे, जिसमें सूटकेस का अलग पैसा देना पड़ता, वो हाँ, जी टिकट जी। लेके हम जाते हैं। तो ये कैसे करते हैं? ये सब फॉरेन फंडेड है। एक जॉर्ज सोरोस है जिसके बारे में सबको पता है कि ये लेफ्ट का सबसे बड़ा फाइनेंसियर है। फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मतलब आप ये देखें कि भारत में अभी पथराव जो हुए थे हनुमान जन्म उत्सव पे, राम जन्मभूमि पे जो पथराव हुए थे, ये अचानक नहीं हुए थे। इसका रीजन ये है कि 2 साल से आप उठा के देख लें, पाकिस्तान के इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, आईएसआई, सब भारत में एंटी मुस्लिम वायलेंस बढ़ गया है, भारत में हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म राइज पे है। अमेरिका में लास्ट ईयर सितंबर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने डिसमेंटलिंग ग्रोइंग हिंदुत्व के नाम से जी 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 कॉन्फ्रेंस, जी। अमेरिका के मुख्तलिफ हाउसेज में, काउंसिल्स में भारत के हिंदुइज्म के खिलाफ रेजोल्यूशंस पास किए गए थे। कनाडा, स्वीडन, इंग्लैंड, इन पार्लियामेंट्स में इस पे बहस की गई। ये पाकिस्तान की लॉबिंग थी, ठीक है। फिर इसको 1.5-2 साल जब पब्लिक परसेप्शन बना दिया इंटरनेशनली, पथराव हुआ। आप मुझे ये बताएं कि आप जिस घर में रह रही हैं उसकी छत पे आपने पत्थर जमा करके रखे हैं? हम्म। तो फिर उस जुलूस के ऊपर पत्थर, अचानक हजारों पत्थर मारे गए, तो ये कहां से? पाकिस्तान वैसे तो हमेशा बैंकरप्ट नेशन ही लगता है, जो उसका पूरा परसेप्शन है इन द वर्ल्ड कि पैसे नहीं है, तो इन चीजों के लिए कहा, इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है ये सब करने। देखें, पाकिस्तान की आर्मी है ना, उसको 60% हमारा बजट
पूरा का पूरा दे दिया जाता है। अब आप बजट पूरा करना गवर्नमेंट का काम है। वो IMF से भीख लेके, सऊदी अरब से भीख लेके, चाइना से भीख लेके, इधर उधर से पैसे लेके बजट तो पूरा करते हैं, आर्मी को पूरा दे देते हैं। आर्मी क्या करती है? मुझे ये बताएं कि 71 में आर्मी ने आखिरी जंग लड़ी, बाकी तो कारगिल और सियाचिन वगैरह तो छोटे मोटी झड़पें ही एक तरह से थी, फुल फ्लेज जंग तो नहीं थी। तो टेररिज्म में सारा पैसा लगता है, टेररिज्म में लगता है, हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर साल का लॉबिंग में लगता है। अमेरिका में, मेरे पास एक रिपोर्ट है जिस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, 1-2 दिनों में एक वीडियो बना रहा हूँ। अमेरिका में जमात इस्लामी जो पाकिस्तान की है, जमात इस्लामी कई ग्रुपों में फंडिंग कर रही है, थिंक टैंक्स में, कई ऑर्गेनाइजेशंस में, फॉर लॉबिंग अगेंस्ट इंडिया, प्रो पाकिस्तान। पर आप ये बताइए, अगर कोई वॉर, अभी तक कोई वॉर नहीं जीती है पाकिस्तान इंडिया से या किसी और से भी वॉर नहीं जीती, फिर ये आप लोग के सारे ये जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, इतने तो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ने मेडल नहीं पहने होते जितने इन्होंने पहने, तो ये किस चीज के मेडल्स होते हैं? करप्शन के, माल बनाने के। माल बनाने के इनको मेडल मिलते हैं। आप मुझे बताएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, आपको हर 10 ट्वीट में से 2 ट्वीट इंडिया के किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की मिलेगी, जो रिटायर होने के बाद भारत में बैठ के भारत के मुकदमा लड़ते हैं। आप मुझे कोई पाकिस्तानी आर्मी का रिटायर्ड दिखा दें, उसमें होता ही नहीं है। जब तक उधर मुल्क में होते हैं, सर्विस में होते हैं, हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं। सर्विस खत्म हुई उससे पहले ही बीवी बच्चे ऑलरेडी कहीं सेट कर दिए होते हैं, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। कनाडा में बाकायदा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की कॉलोनियां हैं पूरी पूरी, ये सब उधर सेट कर देते हैं, इनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। एक मिसाल है, जनरल गफूर है। अब ये जनरल गफूर जो DG ISPR था आज से 4-5 साल पहले, जनरल गफूर की सैलरी है 1,90,000 पाकिस्तानी रुपया। इसके 3 बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं। एक बच्चा यूरोप में पढ़ाने का खर्चा है 50 से 60 हजार डॉलर साल का। $2 लाख साल का खर्चा है, 2 लाख रुपया इसकी तनख्वाह है। कहां से आया? गरीब खानदान का ये था, इसका बाप जागीरदार नहीं था। जनरल आसिम सलीम बाजवा, अमेरिका में 150 फ्रेंचाइजीज रखी हुई हैं पिज्जा जॉन्स की, पापा जॉन्स की। इसकी प्रॉपर्टी सेक्टर में $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में। ये भी एक गरीब सूबेदार का बेटा था। कहां से आया पैसा? रिटायर हुआ, सीपेक का चेयरमैन बना दिया गया, सीपेक के चेयरमैन से हटा, अगले दिन अमेरिका की फ्लाइट पकड़ी, अब बैठा है उधर अमेरिका में, इसका खानदान वहां पे बिजनेस कर रहा है। तो ये जो मेडल मिलते हैं ना, इनको सबको करप्शन पे मिलते हैं। आप मुझे ये बताएं, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क देखा है जिसका आर्मी चीफ जॉब खत्म होने के बाद दूसरे मुल्क में सर्विस करे? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आर्मी चीफ या ISI का चीफ, आप सोच भी सकते हैं कि भारत का आर्मी चीफ नौकरी खत्म होने के बाद अगले दिन सऊदी अरब में जाके नौकरी कर रहा होगा सऊदी हुकूमत के साथ? टेक्निकली सिक्योरिटी वाइज आप देखें तो इट्स इम्पॉसिबल। पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स देख लें, राहिल शरीफ सऊदी अरब में सिक्योरिटी चीफ सिक्योरिटी मोहम्मद बिन सलमान की कर रहे हैं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। जनरल कियानी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। DG ISI जनरल शुजा पाशा दुबई में एक सिक्योरिटी कंपनी की मुलाजमत कर रहा है। एक्स DG ISI जहीरुल इस्लाम दुबई में एक सिक्योरिटी कंपनी की नौकरी कर रहा है। बाकी भी कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो ये मेडल मैडम इनको करप्शन पे, अपने ही सिविलियंस को मारने पे, क्योंकि 71 में तो 93,000 पतलून उतार के आए थे ये भारत के पास से। और इसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम भारत से कभी जंग तो नहीं लड़ सकते, जीत ही नहीं सकते, बहुत मारेगा इंडिया, इसलिए ये टेररिज्म करते हैं, प्रॉक्सी वॉर करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, कहीं मैंने सिर्फ इंडियंस या पाकिस्तान में ही नहीं देखा, या कश्मीरियों को, या पता ना, या बिहार के या यूपी के ही मुसलमानों को नहीं देखा, सिर्फ मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स के हाथ में भी पत्थर देखे। ये पत्थर का क्या रिलेशन है इनके साथ? ये पत्थर क्या, व्हाट इज, हाउ इज दैट ओनली दे पिक अप
पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली पिक्स अप पत्थर्स, ये पत्थर का क्या कनेक्शन? देखिए फसादी हैं। अभी आज से 3-4 हफ्ते पहले जब दिल्ली में पेल्टिंग हुई थी, स्टोन पेल्टिंग हुई थी दिल्ली में और कई जगहों पे, जहांगीरपुरी खास तौर पे, तो उससे 2 दिन पहले अल कुद्स जेरूसलम में इजरायली आर्मी के ऊपर पथराव हुआ। मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं, और आरिफ फोटोज जी भी। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि पत्थर का क्या कनेक्शन है? वही बता रहा हूँ, मेरे पास वीडियोस और फोटोज मौजूद हैं कि मस्जिद के अंदर पत्थरों के ढेर लगाए गए। प्री प्लान था ना। अब आप मुझे ये बताएं कि जहांगीरपुरी में जिस घरों की छतों से और मस्जिद की छतों से पथराव किया गया, वहां पे पत्थर पहली तो सूरत में आया कैसे? ये फसाद फैलाने की साजिश है। ये मुसलमानों का तरीका वारदात है। ये खाली पत्थर से नहीं करते, ये छुरियों से भी वार करते हैं, ये बंदूकें भी चलाते हैं, ये बॉम्ब भी मारते हैं। पत्थर इनका छोटे लेवल का वो है, मुख्तलिफ लेवल है। भारत में अगर आप पिछले 25 सालों में या 30 सालों में निकाल लें कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, 99% मुसलमान का काम है। 99% मुसलमान का काम है। किसने किया 93 का बॉम्बिंग बम्बई की? किसने की पार्लियामेंट पे हमला? किसने किया 26/11? किसने किया पुलवामा? किसने किया रूड़ी? खाली पत्थर नहीं करते मैडम। आरिफ, हाँ जी आरिफ जी, पर एक बात देखिए ना, मैं एक हमेशा ये बात कहती हूँ कि मुगल्स कुड नेवर एंटर इंडिया, और वो इतना राजस्थान में भी अपना वो नहीं बना पाते अगर हमने किसी गद्दार ने, देश के ही गद्दार हैं जिन्होंने उनको किले के दरवाजे खोल दिए ना, उनके लिए किले के दरवाजे खोलना इतना मुश्किल काम था किसी भी आदमी के लिए, तो किले के दरवाजे किसी गद्दार ने खोले हैं ना। तो अगर ये सब हमारे देश में हो रहा था, हमारे देश में ही गद्दार है। गद्दार तो हमारे देश में है जो अपने देश को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इनके साथ मिलके ये सब कर रहे हैं। उनको देखिए उनसे ज्यादा डेंजर है यहाँ की, ये पत्थर मारने वालों से ज्यादा डेंजर मैं भी है। यही समझता हूँ कि भारत के असल प्रॉब्लम मुसलमान से ज्यादा भारत का सिक्युलर हिंदू है। हाँ वही मैं वही। आपके जेएनयू में जो आज से 3-4 साल पहले जब हुआ था, जी उसमें एक से एक दीपिका पादुकोण और स्वरा भास्कर और पता नहीं कौन कौन गया था। ये सब हिंदू हैं, ये सिक्युलर हिंदू हैं। ये आपको दिवाली पे मैसेज करते मिलेंगे हाँ कि पटाखे नहीं बट जलाओ, ये नहीं करो। ये बकरा ईद पे बिरयानी की प्लेट दिखा रहे होंगे आपको, जी तब इनको वो इनका वो सब खत्म हो जाता है। तो ये सिक्युलर हिंदू है ना भारत का, वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है मेरी नजर में। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये अंदरूनी गद्दार हैं, जैसे आपका एक केजरीवाल है। केजरीवाल भारत की पॉलिटिक्स में एक ऐसा नाम आया है जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया है, और आगे अगर बढ़ गया ये तो और नुकसान पहुंचाएगा। देखते हैं अभी तो क्या होता है। इस देश में तो बहुत ही कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं अब आप अभी आप जब भारत आए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उफ, ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में आया हूँ। एक तो देखें कई चीजें हैं। एक तो ये कि मैं भारत में जब गुजरात गया तो ऐसा लगा कि अपने घर आया हूँ, अपनी माँ की गोद में आया हूँ। जब मैं अपने गांव की तरफ गया तो गांव वालों ने जो मेरा स्वागत किया, कोई एक भी मुझे नहीं जानता था। एक अचानक आदमी आके कहता है कि जी ये मेरा गांव है, जो 75 साल पहले उसका बाप और उसके दादा यहाँ से भाग के रात के अंधेरे में गए थे। और जब मैं उस गांव की एंट्रेंस पे पहुंचा तो पूरा गांव खड़ा है, तो 250 लोग रहते आपको हैं। आपके रिश्तेदार मिले वहां पे, कोई दूर के रिश्तेदार? रिश्तेदार कोई था ही नहीं ना। रिश्तेदार तो पूरा खानदान ही मूव हो गया था ना, ओके। तो कोई भी नहीं था। लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो जो 250 का गांव था, वो 250 के 250 लोग उधर खड़े थे। औरतें घरों की छतों पे खड़ी थी, ढोल ताशे बज रहे थे, मेरा पूरा स्वागत किया गया। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं ये सोचता था कि इसी जगह से तो मेरे पिताजी और मेरे दादा आज से 75 साल पहले रात के अंधेरे में यहाँ से भागे थे। और मुझे उस गांव वालों के प्यार का मैं क्या मोल दूं कि जिनको एक आदमी आके कहता है कि जी मेरे पिताजी यहाँ से गए थे इसलिए ये मेरा गांव है। उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। वो जो 24 घंटे मैंने आज तक मेरे गांव में गुजारे हैं,
मेरी जिंदगी के यादगार 24 घंटे थे। तो गुजरात का हिसाब अलग था, बाकी भारत का भी मैं हमेशा से भारत को अपनी मातृभूमि मानता हूँ। मैं भारत को अपना देश मानता हूँ इस बुनियाद पे कि 70 साल पहले हम जब पाकिस्तान में मतलब गए थे, हमारे पेरेंट्स, और मैं पैदा हुआ वहां पे 58 साल पहले। मैं तो 20 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़ के चला गया था, सऊदी अरब, फिर दुबई, फिर यूरोप में। अब मुझे 32 साल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि बैठ के सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मुझे फिर ये समझ में आती है कि हजारों साल से तो हम इंडियन थे ना। मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे परदादा, ऊपर जितने पुरखों के नाम आप लेंगे वो सब के सब उधर पैदा हुए, उधर ही मरे। तो फिर गांव या मेरा देश तो मेरा भारत हुआ। तो उस भारत में मैं गया तो मेरे जहन में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पे मैं देखता था तो ये लगता था कि भारत में सड़कों पे मुसलमान लड़कियों के रेप हो रहे हैं, मुसलमान आदमियों की दाढ़ियां काटी जा रही हैं, इनके कत्लेआम हो रहे हैं। मैं 1 महीना रहा, मैं पूरे भारत में जहां जहां भी गया, मैं राजस्थान में गया, जयपुर, जोधपुर, मैं गुजरात के बेशुमार जगहों पे गया, अहमदाबाद, राजकोट, पूरा सौराष्ट्र में गांव गांव में गया, मैं लखनऊ गया, मैं मथुरा गया, मैं आगरा गया, मैं अयोध्या गया, दिल्ली में रहा, गुड़गांव गया, मुझे कहीं कोई मसला नजर नहीं आया। आप कराची या पाकिस्तान में चले जाए ना, आपको आधे घंटे में सड़क पे 2 आदमी लड़ते हुए मिल जाएंगे किसी ना किसी वजह से। लेकिन मुझे वहां पे कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कुछ नहीं नजर आया पूरे 1 महीने में। अब इससे ज्यादा मतलब आप उस प्रोपेगेंडा का तोड़ क्या देखेंगे कि पूरे भारत में। अच्छा, मैं कई जगहों पे मुसलमानों से इंटरेक्ट किया, मैं जूनागढ़ गया, मैं जूनागढ़ में सिटी में कई मुसलमानों से मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि भाई आपको यहाँ पे कोई मसला? बोले कभी नहीं, हम तो यहाँ पे मजे से रह रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई मसला नहीं, कभी कोई तंग नहीं किया किसी ने। मैं अपने गांव की बात बताऊं, वहां पे मुझे जब मुसलमान मिले तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपको कोई मसला इधर? बोला मसला क्या, हम यहाँ पे शिवरात्रि भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, सब मिलके मनाते हैं पूरे गांव में। तो मैंने कहा 47 में कोई मसला हुआ था? बोले नहीं। तो मैंने कहा कि जब आपको मसला नहीं हुआ तो हमारे वालों को पागल कुत्ते ने काटा था जो भाग गए इधर से? बोले हाँ, कुछ लोग डर के चले गए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं था इधर। वो डर के चले गए थे कि उस वक्त ये रोज खबरें आ रही थी कि आज फलां गांव में बलवा हुआ, वहां बलवाई आए, फलां गांव में हमला किया, औरतों को उठा के ले गए, ये किया वो किया। तो गांव के मुसलमान सारे चले जाते थे लेकिन हम लोग नहीं गए। और हमें ना 47 में मसला हुआ ना आज मसला हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हिंदूज बांग्लादेश में भी मंदिरों पे भी अटैक होते हैं, हिंदूज मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तान में तो हार्डली कोई पॉपुलेशन रह गई है हिंदूज की, अफगानिस्तान में देख लो, कहीं आपको नहीं लगता कि हम हिंदूज ही कमजोर हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे बता नहीं पा रहे हैं कि कितने हमारे हिंदू भाई बहन प्रताड़ित किए जा रहे हैं इन देशों में, और अब उनकी तो कोई मतलब पॉपुलेशन ही नहीं रही? कहीं ना कहीं आपको लगता है हम कमजोर हैं? देखिए, ये सनातन की टीचिंग है। मैं सनातन की तरफ इतना मायल इसलिए भी तो हुआ ना कि मैंने देखा कि ये बड़ा प्यारा फिलोसॉफी है। ये कहता है कि आपका कोई भी भगवान है भाई, आपका मसला है, आप उसकी पूजा करो, आपका मसला है। इंसान को इंसान समझो और सब अपने माहौल को अच्छा रखो। और इसी बुनियाद पे हिंदू गुड फेथ में और अपनी सनातन टीचिंग्स के ऊपर इन चीजों को वो किया नहीं। लेकिन आप, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये सब हुआ इसलिए कि भारत में सरकारी तौर पे एक तरह से ऐसी पॉलिसीज बनाई गई, ऐसी एजुकेशन डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई गई कि हिंदुओं को अपने असल मोटिव, अपने असल मकसद का पता नहीं चला। आज का हिंदू ऐसा नहीं है। आज जागृति आई है, आज अवेयरनेस आई है। आज हिंदू कर्नाटका में कल से लाउड स्पीकर पे बज रही है ना, जाने वो हनुमान चालीसा। आज का हिंदू कह रहा है मारेंगे नहीं, हम पथराव नहीं करेंगे, छुरियां नहीं चलाएंगे, हम अपने धर्म को तुम्हारे सामने रखेंगे। अब बहुत हो गया भाई। आज का हिंदू सोशल मीडिया पे लड़ रहा है। आज का हिंदू हिंदू संसद भी कर रहा है। मैं कुछ चीजों से एग्री नहीं करता कि आप अगर बहुत ज्यादा लड़ाई फसाद करेंगे 200 करोड़ मुसलमानों से, 200 मिलियन मुसलमानों से, तो देश का नुकसान होगा। लेट दी सरकार डू इट। सरकार की स्पीड बेशक कम होगी लेकिन सरकार, आप देखें योगी जी ने 1 लाख लाउड स्पीकर रिमूव कराए विदाउट एनी वायोलेंस। हम्म। योगी मॉडल को सामने रखना होगा।
और आप सरकार को मौका दें, आप अवेयरनेस बढ़ाएं, आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने राइट्स के लिए आवाज जरूर उठाएं, लेकिन हथियार नहीं उठाएं। ये मेरा मैसेज है। हाँ, इवन आई बिलीव इन दिस, वायलेंट नहीं होना है। पर जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये भी बोला है कि अत्याचार करना बुरी बात है, पाप है, तो उससे भी बड़ा पाप है अत्याचार सहना। तो एग्जैक्टली। अगर हम आज अपनी आवाज उठाते हैं तो उसको हिंदुत्व और वायलेंस और ये सब का नाम दिया जाता है। पर अब चुप रह के मर तो सकते नहीं, आगे की जनरेशन को भी बचाना। थैंक यू सो मच आरिफ जी, मजा आ गया। ऐसे लग ही नहीं रहा था मैं आपसे पहली दफा बातचीत कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है सदियों से जानती हूँ आपको, और बहुत अच्छा लगा। बस हम लोग वी विल स्टे इन टच एंड आपसे बातचीत करती रहूंगी मैं। और नहीं, आपकी पर्सनालिटी बहुत लविंग है, बहुत ही केयरिंग है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, एंड इट वाज एन ऑनर टू बी इन योर शो। प्लीज, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप इतनी जल्दी, आपको एक मैसेज भेजा मैंने, आप मान गए। आई थिंक आपने वो ट्विटर वाला मेरा मैसेज देखा नहीं था, बट थैंक यू एक्चुअली सो होता मच। है, ट्विटर का मैसेंजर है ना, उसमें भी एक होते हैं हिडन मैसेजेस, अच्छा, उनके फॉलो, जिनको मैं फॉलो नहीं करता। अच्छा, हाँ, तो अब आप मुझे तो फॉलो कर लीजिए, मैं तो आपको फॉलो कर रही हूँ, तो आप मेरे मैसेजेस पढ़ लिया करिए। अब मैं आपको फॉलो करूंगा, ढूंढ ठीक के है। आपको फॉलो करूंगा, तो फिर आपके मैसेजेस आएंगे। अब तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा। जी, 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 जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। थैंक